नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। क्या हाल चाल है दोस्तों? आप लोग सब ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी के 7 चैप्टर्स को पूरा कर लिया है। और दोस्त, मैंने जो आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था 7th वाला, उसमें मैंने आपको अशोका के बारे में पढ़ाया था, है ना। और ये कहा था कि भाई चूंकि कहानी में लिंक बना रहे, इसलिए मैंने आपको प्री मौर्यन पीरियड के बारे में भी आउटलाइन दिया था। मतलब मौर्यास कैसे आए, उससे पहले जो प्री मौर्यन पीरियड था वो मैंने डिस्कस किया था। एंड आई टोल्ड यू अबाउट दी हरियंक डायनेस्टी, है ना। फिर मैंने आपको नंदास तक पढ़ाया था। नंदा डायनेस्टी के बाद मैंने फिर आपको मौर्यास लेके आया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हल्का फुल्का आउटलाइन दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, राइट। एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट अशोका फाइनली। और अशोका में हमने कलिंग वॉर को पढ़ा था, है ना, कलिंग वॉर। और मैंने कहा था कि कलिंग वॉर इतनी ज्यादा हॉरिफिक, इतनी ज्यादा टेरेबल थी कि इतना ब्लडशेड हुआ था उस वॉर में, उस बैटल में, कि अशोका ने फिर फाइनली बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। अशोका का धम्म आ जाता है और वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है। इतनी कहानी आई होप सबको यहां पर अच्छे से याद होगी, है ना। अब क्या है दोस्तों कि कलिंग का एरिया के बारे में बात करें, कलिंग, तो कलिंग का इतिहास, मतलब जब अशोका की डेथ हुई तो उसके डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद क्या इतिहास था कलिंग का, वो बहुत क्लियर नहीं है। मैं कलिंग की बात कर रहा हूं, कलिंग। तो कलिंग का इतिहास क्या रहा अशोका की डेथ के बाद, ये बहुत चीजें बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है थोड़ी बड़ी, वही मिलती है कि चेती डायनेस्टी या चेदी, कई जगह आपको CHEDI मिलेगा या CHETI, चेती डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है। और ये हमको इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स से मिलता है, वो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, खारवाल का। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमको इसके बारे में पता चलता है, बाकी हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं पता चलती। तो मैं पहले आपको एक लाइन बोल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आज के सेशन को शुरू करेंगे। देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको मुझे लास्ट लेक्चर में देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अभी अपन उसे कर लेते हैं। एक तरह से वहां मौर्यास तक हो गया था, फिर मैंने डिवाइड कर दिया कि पोस्ट मौर्य थोड़ा अलग बता देंगे, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिख लीजिए, प्लीज राइट, अशोका की मृत्यु के बाद, अशोका की, पहले हिंदी में लिख लीजिए फिर मैं इंग्लिश से बोल दूंगा। अशोका की मृत्यु के बाद कलिंग के इतिहास के बारे में हमको बहुत क्लियर जानकारी नहीं मिलती है। अशोका की मृत्यु के बाद कलिंग के इतिहास के बारे में हमको क्लियर जानकारी नहीं मिलती है। एक नई डायनेस्टी चेती या चेदी एग्जिस्टेंस में आती है, जिसके बारे में हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है, जिसके बारे में हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, हिस्ट्री ऑफ कलिंग is unknown or not very clear. History of Kaling is unknown or not very clear. A new dynasty called Cheti or Chedi dynasty came into existence, about which we come to know through only one source, and that is Hathi Gumpha inscription. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, भुवनेश्वर, ओडिशा, ठीक है। तो यहां तक आई होप कहानी सबको समझ में आ गई होगी। अब दोस्त, मौर्यन अंपायर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन अशोका के बाद आप देखोगे कि रूलर्स बहुत ज्यादा वीक आए थे, और इसकी वजह से मौर्यन अंपायर का जो पतन है वो स्टार्ट हो जाता है। लास्ट रूलर जो मौर्यन अंपायर का था वो था बृहदत्त मौर्य, ठीक है। और बृहदत्त मौर्य जो था वो वीक था। उसके अंपायर में उसका एक कमांडर था, ब्राह्मण कमांडर, उसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग ने ही बृहदत्त का मर्डर कर दिया, किल कर दिया, असैसिनेट कर दिया, और खुद सुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया। इस तरह से सुंग डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है। बात समझ में आ गई? इसको भी चाहे पहले मेंशन कर लीजिए, प्लीज राइट, इसको भी लिख लीजिए। मौर्यन अंपायर एक बड़ा एम्पायर था, मौर्यन अंपायर एक बड़ा एम्पायर था, लेकिन लेटर रूलर्स ऑफ मौर्य, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि मौर्यास के लेटर रूलर्स वीक थे और वो साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहे थे। लेटर रूलर्स ऑफ मौर्य वे वीक एंड दे कुड नॉट कंट्रोल द एम्पायर। दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यास, दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यास। इस तरह से मौर्यास का पतन हो गया। दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यास, फुल स्टॉप। फिर लिखिए बृहदत्त मौर्य,
ही वॉज द बृहदत्त मौर्य, लिख लीजिएगा, बृहदत्त मौर्य। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। और बृहदत्त मौर्य के आर्मी में उसका एक कमांडर था, ही वॉज अ ब्राह्मण कमांडर जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र सुंग क्या करता है, वो इसको असैसिनेट कर देता है, मार देता है, असैसिनेट कर देता है, एंड एस्टैब्लिश द सुंगा डायनेस्टी, एंड एस्टैब्लिशेस द सुंगा डायनेस्टी। क्लियर, लिख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। अब इसी वाले फेज को जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, मौर्यन एम्पायर के बाद आप देखो सुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो गई। तो ये सुंगा डायनेस्टी आई, है ना, इसके बाद आप देखो कानवा आई, सातवाहन आए, ये सारे अलग अलग रीजन्स में रूल कर रहे थे। मतलब इसके अलावा और बताऊंगा आपको मैं। कुल मिला के कहानी यहां पर यह है कि मौर्यास का डिक्लाइन हो गया। अब आपको पता है मौर्यास जो है वो बहुत बड़े एरिया में रूल कर रहे थे भारत में। अब इमेजिन करो कि अगर इतने बड़े साम्राज्य में उनका पतन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोकल पावर्स यहां पर क्या करेंगी, पनपना स्टार्ट हो जाएंगी। होगा कि नहीं होगा? यही हुआ था इंडिया में भी, यही इंडिया में हुआ था भाई। जब एक सेंट्रल पावर खत्म हो जाएगी तो लोकल पावर्स उठने लगती हैं, ठीक है। यही यहां पर हुआ, मौर्यास का डिक्लाइन हुआ तो यहां पर लोकल जो नेटिव रूलर्स थे वो यहां पर अपने आप को राइज होना शुरू होते हैं। यहां पर नेटिव रूलर्स का बर्थ होता है, नेटिव रूलर्स की क्या होता है, बर्थ होता है। और जब नेटिव रूलर्स होंगे, जरा लॉजिक लगाओ, नेटिव रूलर्स हैं। अब हिंदुस्तान एक बड़ा अंपायर के अंदर था, मौर्यन अंपायर, एक रूलर था मौर्यन, पूरे इंडिया पे कब्जा किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। अब जब मौर्यन अंपायर गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है जगह जगह आपको नेटिव रूलर यानी छोटे मोटे बड़े राजा महाराजा अपने आप को पनपते देखेंगे, है कि नहीं। और अगर कंट्री का एक राजा नहीं है, अगर कंट्री में एक राजा नहीं है, इसका मतलब यह है कंट्री के अंदर यूनिटी नहीं है। और अगर यूनिटी नहीं है तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ कौन उठाता है, आपका पड़ोसी। और भारत के केस में भी यही हुआ, यही हुआ। हमारे यहां क्या हुआ, नेटिव रूलर सामने आए, मौर्यन एम्पायर डाउनफॉल हो गया, नेटिव रूलर सामने आए, जैसे कि देखोगे सुंग उसी में से निकल के आ गया ना, सुंग हो गया, फिर कानवा आएंगे, सातवाहन आएंगे, ये आए। लेकिन ये इतने मतलब ये इंडिया में थे। अब जब ऐसा हुआ तो बाहर के पड़ोसियों को देखा कि भैया कंट्री के अंदर जो सेंट्रल किंग था वो मर गया है और कंट्री इस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल में जा रहा है, तो चलो भारत पे अटैक करते हैं। एंड दैट इज व्हाई यू विल सी इंडिया सीज मेनी फॉरेन इन्वेजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडो ग्रीक्स, देन यू विल सी साकास, देन यू विल सी पार्थियंस, देन यू विल सी कुशान्स। ये सारे आपको फॉरेन इन्वेजन्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, फॉरेन इन्वेजन्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? इंडिया हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स। व्हाई? भारत की एक बहुत लंबी लिस्ट है फॉरेन इन्वेजन्स की। हमेशा से हमारे यहां फॉरेन इन्वेजन हुआ है, हमेशा से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और साउथ इंडिया में कुछ और चल रहा था। तो जब मौर्य खत्म होते हैं तो इंडिया के नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट में अलग कहानी चल रही है, सेंट्रल इंडिया में अलग लोग रूल कर रहे हैं और साउथ इंडिया में अलग रूल कर रहे हैं। तो मौर्यास के डाउनफॉल से 3 भाग में एक तरह से इंडिया यहां पर रूल हो रहा था। उसको यहां पर चलिए मेरे साथ पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर मैंने दिया हुआ है। अब जरा पहले यहां पर आप मेरे साथ इसको हेडिंग बना के लिख लीजिए। प्लीज गिव द टाइम हेडिंग पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मॉडर्न। ये आपके अभी क्लास 6 के एनसीईआरटी में यहां पर नहीं है, लेकिन बस आपको चैप्टर की कनेक्टिविटी बनाई रहे इसलिए बता रहा हूं। पोस्ट मौर्य पीरियड, दोस्त पोस्ट मौर्य पीरियड की बात करेंगे तो इसको मैं 3 पार्ट्स में यहां डिवाइड कर रहा हूं। यानी पोस्ट मौर्य मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर गया तो उसके बाद भारत में क्या सिनेरियो था। मैंने कहा कि मैं 3 तरीके से इसको डिवाइड करूंगा। नंबर 1 देखिएगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट मौर्य पीरियड में अपने नेटिव रूलर्स कौन कौन से थे। नेटिव रूलर्स यानी कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन किया तो भारत के अंदर ही कौन कौन से रूलर्स थे जो पनपने लग गए या फिर स्ट्रांग होने लग गए। एक तो वो, दूसरा मैंने आपको बताया कि जब भी आपके नेटिव रूलर्स वीक हैं, भारत के रूलर्स वीक हैं, इंडिया के अंदर यहां पर वीकनेस है, तो इसका फायदा डेफिनेटली पड़ोसी देश ले जाएगा या फिर बाहर के लोग ले जाएंगे। घर में क्या होता है, घर में लड़ाई होगी, इसका फायदा तुम्हारे पड़ोसी उठा लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही होता है। और इस वजह से पड़ोसी कौन हो गए, फॉरेनर्स हो गए। तो फॉरेन रूलर्स कौन कौन थे, फॉरेन रूलर्स कौन कौन थे जो उस वक्त इंडिया की तरफ अप्रोच कर रहे थे या फिर यहां पर आ गए थे, वो हम पढ़ेंगे। एंड देन आई विल डिस्कस विद यू अबाउट साउथ इंडिया
ये भी आपके इस चैप्टर में दिया है। अब देखो ये सब चीजें आगे पीछे दी गई हैं, लेकिन मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि चीजें कनेक्टेड रहें, आपको ऐसा ना लगे अरे यार ये अचानक साउथ इंडिया आ गया तो नॉर्थ इंडिया में क्या था, एक ही जगह पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। देखो जरा, अब मैं बात करूं अगर आपसे सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया की, नेटिव रूलर्स की, कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन किया तो कौन कौन से नेटिव रूलर्स इंडिया के अंदर थे। देखो जरा, पहला आप लिख लीजिए यहां पर, फर्स्ट लिखिएगा सुंगा, बता दिया मैंने आपको, बृहदत्त मौर्य को असैसिनेट करके मारकर पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेस्टी की यहां पर स्थापना करी। बात समझ आ गई। सुंगा के बाद आप देखोगे तो उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, वो आती है कानवा। कौन सी आती है? कानवा। और तीसरी डायनेस्टी के बाद, इसका डिटेलिंग्स हम बाद में पढ़ेंगे, क्लास 6 की एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपका आउटलाइन दे रहा हूं ताकि चैप्टर की कनेक्टिविटी बनी रहे। सुंगा, कानवा एंड देन सातवाहन्स, सातवाहनास। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सुंग एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र सुंग, देन कानवाज एंड देन सातवाहन्स। कहां पर रूल कर रहे थे मैं आपको बताऊंगा अभी। इनको हम लोग वेस्टर्न सत्राप्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सातवाहन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी डिस्कस करती है एकदम लास्ट में जाके, एंड ही इज बेसिकली गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है, श्री सतकर्णी। अब ये जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी है, इसके बारे में हमको इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है, इंस्क्रिप्शन, और ये इंस्क्रिप्शन इसकी मदर के थ्रू ही बनाया गया था, ठीक है, गौतमी बालाश्री, वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये राजा के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके नेटिव रूलर्स हो गए। ये कहां पर थे? ये आपके लगभग सेंट्रल इंडिया के आसपास थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉरेनर्स की। तो भारत में फॉरेनर्स की बहुत बड़ी लिस्ट आई। पहले आप देखोगे सबसे पहले, अच्छा फॉरेनर जो है ना, फॉरेन रूलर्स, ये साइमल्टेनियसली रूल कर रहे थे इंडिया में, साइमल्टेनियसली। सबसे पहले आप देखोगे इंडो ग्रीक्स, ये भारत में थे। देन यू विल सी साकाज, इंपॉर्टेंट, साकाज। देन यू विल सी पार्थियंस, देन यू विल सी कुशान्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कुशान्स। कुशान में यहां पर एक राजा है कुशान का, कनिष्क, जिसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 78 AD, नोट करिएगा, कनिष्क, ठीक है, 78 AD। और इनफैक्ट हम बात करेंगे अगर, तो ये जो रूलर्स थे, ठीक है, यू आर सीइंग ना, ये वाले रूलर्स जो आप देख रहे हो सातवाहन, इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पद कहा गया था। इतना स्ट्रांग था ये दक्षिण में, साउथ इंडिया में एंट्री करने के लिए, इसलिए इनको यहां पर क्या बोला गया? लॉर्ड ऑफ दक्षिण पद बोला गया। इसको आप चाहें तो यहां पर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनको यहां पर क्या बोला गया? नोट करिएगा, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब मैंने आपको बताया यहां पर कुशान्स के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुशान्स क्या कर रहे थे? कुशान के दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स निकल के आते हैं, दो, एक आता है तक्षशिला और दूसरा आता है मथुरा। ये दोनों इनके बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर सेंटर्स निकल के आते हैं, नोट करिएगा, तक्षशिला और दूसरा निकल के आता है मथुरा। इसके बारे में आगे चलकर डिटेल से पढ़ेंगे। ये हो गया आपका फॉरेन रूलर्स। अब बात आती है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में अलग सिनेरियो चल रहा था। क्या था? एक तो आपको मिलेंगे यहां पर चोलाज, दूसरे आपको मिलेंगे चेराज और तीसरे आपको मिलेंगे पांड्याज। चोला, चेराज एंड पांड्याज, ठीक है। और चोला, चेरा, पांड्या के बाद आप देखोगे कि यहां पर एक, मतलब दिस यू विल फाइंड समवेयर अराउंड 2200 years ago to 1800 years ago, ये यहां पर इनका एग्जिस्टेंस था। लेकिन अगर आप इसके बाद आओगे समवेयर अराउंड 1500 years ago, तो यहां पर अब आपको जो डायनेस्टी देखने को मिलेगी वो थी क्या? पल्लवाज एंड चालुक्याज, पल्लवाज एंड चालुक्याज। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में यूपीएससी के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त आप देखोगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था। बहुत ही शानदार टेम्पल आर्किटेक्चर यहां देखने को मिलता है, पल्लवाज एंड चालुक्याज, ठीक है। तो दिस इज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड।
जब मौर्यास का डिक्लाइन हुआ, मौर्य के बाद कौन सा पीरियड आता है, मेजर गुप्ता, लेकिन दोनों के बीच में एक जो पीरियड है उसको बोलते हैं पोस्ट मौर्य। अब मौर्य के बाद तो क्या बताया मैंने आपको कि बृहदत्त मौर्य के असैसिनेशन किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। वो उसी के आर्मी का एक कमांडर था, ब्राह्मण कमांडर, उसी ने उसको मार दिया और शुंग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। अब इतना बड़ा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर लेके बैठा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब छोटे छोटे पनपने थे यहाँ पर नेटिव रूलर्स, और वो यहाँ पनपना स्टार्ट हुए। मैं आपको इन सबको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया लगे कि पोस्ट मौर्य का सिनेरियो कैसा हो गया। मैं यहाँ पर भारत का मैप अभी मैं बना के ही लाया था, क्लास से पहले ही मैंने जस्ट 2 मिनट पहले ही, रिकॉर्ड करने से पहले ही इसको बना लिया था। देखिए जरा, अब जरा गौर से देखिएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं अबाउट दी नेटिव रूलर्स, ये लोग कहां रूल कर रहे थे दोस्त। अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे, ये वाला पोर्शन, इफ यू आर सीइंग दिस वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, इस वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, प्लीज लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। यहां पर पहले आए सुंगा, उसके बाद यहीं पर आए कानवाज, और फिर उसके बाद यहीं पर आए सातवाहंस। सातवाहनाज, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई। इट वॉज इन दिस एरिया, जहां पर थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, बहुत ऐसा नहीं है कि यहीं तक, थोड़ा सा आगे पीछे, ये मैप अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है। अप्रॉक्स टेरिटरीज, अप्रॉक्स टेरिटरीज, अप्रॉक्स टेरिटरीज, बात समझ में आ रही है। तो ये एरिया हो गया। अब मैं आपको बताऊं फॉरेन रूलर्स का, तो आपको फॉरेन रूलर्स का एरिया मिलेगा ये वाला। देखो यहां पर, ये देखो, अब देखो भारत में अगर देखा जाए एंट्री का रास्ता क्या है, सिर्फ यही वाला एंट्री का रास्ता है भारत में, है कि नहीं, ये वेस्टर्न फ्रंट, और यहीं से फॉरेन रूलर्स एंटर करना स्टार्ट करेंगे। भाई बहुत बड़ा एरिया था मौर्यास का, बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन सिमट गए इतने में, नेटिव रूलर्स जब आ गए, ठीक है। तो अब जब फॉरेन रूलर एंट्री होगी फॉरेन रूलर्स की, तो ऑब्वियसली लैंड के थ्रू होगी। यहां पर आपको मिलेगा इंडो ग्रीक्स, यहां आपको दिखेंगे इंडो ग्रीक्स, बात समझ में आ रही है। यहां पर आपको मिलेंगे कश्मीर के एरिया में कुशान्स, नोट कर लीजिएगा, कुशान इक्वल टू कनिष्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कनिष्का 78 एडी, ये डेट बार बार लिखा रहा हूं आपको इसीलिए, ठीक है। इधर आपको देखेंगे साकाज, ये वाला एरिया आपको दिखेगा साकाओं का, ठीक है ना। यहां भी आप चाहें तो इसको मेंशन कर लीजिए, प्लीज लिख लीजिए इसको यहां पर, इंपॉर्टेंट, साकाज, ठीक है। पार्थियंस भी थे, तो ये सब आपको एरिया यहां याद रखना है। अब इसके बाद जब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट, ये देखिए इधर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा और ये आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेट टेरिटरी बता रहा हूं, प्लीज नोट करिएगा। चोलाज साउथ इंडिया, चेराज और पांड्याज, पांड्याज जानबूझ के बना रहा हूं, पहले से लेके नहीं आया हूं, ताकि आप फॉलो करें तो उसको दिमाग में बसा लें। भारत में कब कहां पर क्या रूल किया जा रहा था, ठीक है। आप चाहें तो उसको टेरिटरी को बढ़ा सकते हैं, वरना आपको लगेगा सर ये बड़ा छोटे में थे, ठीक है। इसको आप चाहें तो और यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। अप्रॉक्स मैंने लिख दिया अप्रॉक्स टेरिटरीज, नोट, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका पूरा फॉरेन रूलर्स का पार्ट था, ये वाला पूरा फॉरेन रूलर्स यहां पर रूल कर रहे थे भारत में, बात समझ में आ रही है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और चित्र बना लीजिएगा मेरे साथ दोस्त, ठीक है, जस्ट फॉर योर मेमोरी एंड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरियाज, मैंने इसको इस तरह का डिजाइन किया है। तो यही चीज जो मैं आपको यहां बता रहा था कि पोस्ट मौर्य पीरियड में कहां नेटिव रूलर्स थे, कहां फॉरेन रूलर्स थे, कहां साउथ इंडिया में क्या क्या रूल कर रहे थे, कैसे कैसे कर रहे थे, ये सब मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिया है। उसके लिए मैंने आपको यहां पर ये चित्र बना के दे दिया है। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब जब ये सब चीजें चल रही हैं, अब क्लास 8 की एनसीईआरटी को देखिएगा जरा। अब जब ये सब चीजें चल रही हैं पोस्ट मौर्य के पीरियड, तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी, मौर्यास के पीरियड, इतनी बड़ी बड़ी जो आप देख रहे हो किंगडम्स
आ गए, इतने किंग सर्वाइव करे, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते थे अगर और चीजों का डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या कि एक राजा ग्रो करता जा रहा है लेकिन उसका शहर, उसका गांव ऐसे ही पड़ा हुआ है? नहीं हो सकता। अगर राजा सर्वाइव कर रहा है तो इसका मतलब उसके यहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी का मतलब उसकी पॉलिटी अच्छी होगी, पॉलिटी का मतलब उसकी सोसाइटी बहुत बैलेंस्ड होगी, लोग उसका साथ दे रहे होंगे, बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से चल रही होंगी। वही चीज यहां पर हो रहा था। एक लाइन लिखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज राइट, देयर वेर अदर चेंजेस दैट वर देयर वेर अदर चेंजेस that were taking place there were other changes that were taking place in which ordinary men and women played big role मतलब और ही बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे जिसमें ऑर्डिनरी मैन और वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। क्या क्या चेंजेस हो रहे थे? जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा था, इरिगेशन के लिए यहां पर ग्रो करने की कोशिश करी जा रही थी, यहां पर टाउन्स को बड़ा कर रहे थे, है ना, श्राइन्स बनाए, टेम्पल्स बनाए, ट्रेड बहुत बढ़ गया था। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस जो है हमने यहां पर देखने को मिले। ठीक है, तो आज हमको इस चैप्टर नंबर 8 में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो हेडिंग है, फिर देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारी हेडिंग है विलेज, टाउन्स एंड ट्रेड। हमको ये चैप्टर 3 पोर्शन में पढ़ना है। पहले मैं आपको विलेज के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको टाउन्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रेड बताऊंगा, कैसे यहां पर जो उस वक्त ट्रेडर्स थे वो इन चीजों को यहां पर ट्रेड कर रहे थे, जो भी इन गांव और इन शहरों में मिला करती थी। कहानी समझ में आ गई? आउटलाइन ऑफ द चैप्टर इज क्लियर। नाउ प्लीज सी, लिखिएगा, देखिए, नाउ प्लीज सी, लिख लीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मैं जब बात कर रहा हूं चैप्टर 8 की, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा विलेजेस, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा यहां पर, प्लीज राइट, अरे टाउन्स, या फिर जिसको हम सिटीज बोलेंगे, एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट ट्रेड। तो ये 3 पोर्शन है जिसमें हमको यहां पर डिस्कस करना है, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज एंड ट्रेड। अब जरा यहीं पर कुछ कुछ चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, विलेज की बात करें तो विलेज में 2 चीजों पे बल दिया गया, 2 चीजों पे फोकस किया गया था। क्या क्या? पहला तो एक ही चीज पे, वो क्या? एग्रीकल्चर, कि भैया एग्रीकल्चर को यहां पर क्या करना है? ग्रो करना है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। और एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए 2 तरीके यहां पर अपनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, आयरन टूल्स की मदद से क्या हुआ? हमने आयरन टूल्स की वजह से फावड़ा बनाया, है ना, और उससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सका। और इसके अलावा हमने देखा एग्रीकल्चर के लिए इंप्रूव करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई थी, यहां बहुत अच्छी हो गई थी, है ना। जैसे कि आपने देखा कि हमने देखा वेल्स फॉर्म हो गए थे, हमने देखा टैंक्स बन गए थे, है ना, हमने देखा आर्टिफिशियल लेक्स बन गए थे, है कि नहीं, हमने देखा क्या? कैनाल्स बन गई थी। तो इनकी मदद से अब देखो ये सब डेवलपमेंट चल रहा है। जब आप मौर्य, पोस्ट मौर्य सब पढ़ रहे हो, तो जब ये राजा महाराजा रूल कर रहे हैं तो साथ में ऐसा नहीं कि लड़ाइयां चल रही थी, एक दूसरे को मार काट रहे थे, खत्म, ऐसा नहीं था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल वर्क चल रहे थे गांव के अंदर, शहरों के अंदर। तो गांव के अंदर पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चर को बढ़ाना, ताकि अनाज हमको मिल सके। तो उसमें आयरन का यहां पर इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से हमने आयरन टूल्स, एक्सेस को बनाया और आयरन प्लाऊ बनाया। तो आप चाहो तो आयरन टूल्स में लिख लीजिए, 2 चीजें थी, एक था एक्सेस और दूसरा था आयरन प्लाऊ, है कि नहीं? क्लियर हो गया तक बात विलेजेस की? इतना ही पढ़ना है विलेज में। अब आ जाओ सिटीज की बात करेंगे दोस्त हम यहां पर, तो हमको सिटीज के बारे में 4 तरीके से पता चलता है। पहला हमको पता चलता है स्टोरीज के थ्रू, कहानियों के थ्रू। दूसरा हमको पता चलता है स्कल्पचर्स के थ्रू, कैसे? स्कल्पचर्स के थ्रू। तीसरा हमको पता चलता है आर्कियोलॉजी के थ्रू, ठीक है, खुदाई वदाई कर दी। और चौथा हमको पता चलता है थ्रू ट्रैवलर्स। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा सुनिए कि भाई गांव में क्या सिनारियो था कि एग्रीकल्चर बढ़ाना था तो हमने सब कर दिया, लेकिन शहरों के बारे में हमको जानकारी स्टोरीज से पता चलती है, कहानियों से, या स्कल्पचर बताऊंगा क्या होता है, या आर्कियोलॉजी, या फिर ट्रैवलर। अब जरा ध्यान दो, स्टोरीज की बात कर रहे हैं या स्कल्पचर्स की बात करें, या हम आर्कियोलॉजी की बात करें या ट्रैवलर्स की बात करें। देखो, अब आपने
इसके बारे में डिटेल से पढ़ूंगा, अभी आगे बताता हूँ नेक्स्ट वाले स्लाइड में। लेकिन यहाँ समझ लो ये स्टोरीज हैं। अब जाटका स्टोरीज के बारे में आपने सुना होगा। इसको ऑर्डिनरी आदमी ने कंपोज किया, ठीक है, लिखा उसको, लेकिन इसको बाद में प्रिजर्व किया गया बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जाटका स्टोरीज, ये स्टोरीज हैं प्रिजर्व्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। स्कल्पचर्स, अब जैसे रेलिंग है, पिलर्स हैं, बड़े बड़े गेट हैं, उन पे डिजाइन बना दिए और वो डिजाइन लोगों की लाइफस्टाइल को दर्शा रहा था, स्कल्पचर्स, ठीक है। आर्कियोलॉजी, अब आर्कियोलॉजी से हमको पता चलता है खुदाई की कोई टेंपल्स नहीं मिले, ये हमको पता चलता है, देयर वाज नो टेंपल, ठीक है। हमें फोर्टिफिकेशन पता चला कि भाई फोर्टिफिकेशन होता था शहरों का। उस वक्त जो शहर मतलब बन रहे थे वो उस वक्त यूजुअली बड़े बड़े शहर जो होते थे वो महाजनपद थी, कैपिटल्स होते थे, कैपिटल, ठीक है। ट्रैवलर, अननोन ट्रैवलर एक है, ग्रीक अननोन ट्रैवलर, वो अकाउंट देता है और जब वो आता है तो वो इंडिया के पोर्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है, और भी चीजों के बारे में, पोर्ट्स के बारे में बताता है। उसमें से एक पोर्ट है बहारूच, उसका वर्णन भी एनसीईआरटी के अंदर करा गया है। इस तरह से आपको सिटीज के बारे में पता चलता है, सिंपल, और इससे तो कुछ है ही नहीं दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई। और ट्रेड जब होता है तो ट्रेड के बारे में भी आगे चलकर डिस्कस करता हूं, लेकिन होपफुली इतना पॉइंट आपको यहां पर पहले क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम पहले बात करते हैं विलेजेस की, फिर हम कहानी यहां पर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम विलेज शुरू करते हैं। अभी ये क्लियर हो गया ये डायग्राम। अब हम विलेज से शुरू कर रहे हैं। विलेज में हमने ये पोर्शन देख लिया कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस थी और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया गया और इरिगेशन किया गया। अब जब हम बात करेंगे कि इन विलेजेस में कौन रहता था, प्लीज गिव द हेडिंग हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब इन विलेजेस में कौन कौन रह रहा था। अब देखो दोस्त यार, हमको विलेज की बात करनी है, गांव की। अब वो गांव चाहे नॉर्दर्न इंडिया का हो, नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न इंडिया का हो या सदर्न इंडिया का, कोई भी हो, तो यहां पर हम बात करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं कि 3 प्रकार के लोग थे, 3 काइंड्स ऑफ पीपल, 3 काइंड्स ऑफ पीपल यहां पर थे। बात समझ में आ रही है। अब इस 3 काइंड्स ऑफ पीपल में चाहे आप बात कर लो नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट की, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसमें कहां कैसे लोग रह रहे थे गांव के अंदर, और या दूसरा ले लो, बहुत सिंपल है, सदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट और सदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल चीज है, देखो कैसे लोग गांव में रह रहे थे, 3 प्रकार के। अब चाहे यहां पर आ जाओ नॉर्दर्न पार्ट में तो भी 3 प्रकार के थे, यहां पर आ जाओ तो भी 3 प्रकार के, एंड बोथ वेर कॉमन, जस्ट दोनों जगह नाम अलग अलग थे। देखो मैं नॉर्दर्न पार्ट की बात करूंगा तो यहां पर हेडमैन था पहले। हेडमैन क्या बोलते थे हेडमैन को, ग्राम भोजक, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम का भोजक, कोई ग्राम कोई गांव उसका भोजक यानी कि हेडमैन पहला, ठीक है। और जनरली ये जो हेडमैन होता था ना, ये जो हेडमैन, ये बेसिकली लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था, सबसे ज्यादा लैंड इसी के पास होती थी, लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था। ये बात समझ में आ गई। और ये जो हेडमैन है ये बहुत पावरफुल है, तो जो राजा महाराजा होते थे उस वक्त के, वो हेडमैन को इस्तेमाल करते थे एज वेरियस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेडमैन का जो यूज होता था, लिख लीजिएगा इसको, यूज्ड बाय किंग्स एज, कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं नोट करिएगा, कैसे किए जा रहे हैं। फर्स्ट ये किए जाते थे एज टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, किसका, हेडमैन का। दूसरा एज कैसे इस्तेमाल कर रहे थे टैक्स कलेक्टर का, और जज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, एज पुलिसमैन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो मतलब ये जो हेडमैन थे चूंकि इतने पावरफुल थे, इसलिए जो राजा हुआ करता था वो उनका डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करता था। पावरफुल आदमी है ना, गांव का बड़ा पावरफुल आदमी है, तो भैया इस पावरफुल आदमी से हर आदमी डरेगा। अब चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने की बात हो तो कौन करेगा, हेडमैन। अगर कोई किसी चीज से फैसला देना है कि झगड़ा हुआ है, सही है, कौन सही कौन गलत, तो जज कौन रहेगा, हेडमैन। किसी से वसूली करनी है मतलब पुलिसमैन, वो भी करता था। बात समझ में आ रही है। साथ में इस हेडमैन के पास स्लेव्स भी होते थे और उसने वर्कर्स को हायर कर रखा था कल्टीवेशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए, नोट कर लीजिएगा इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहां एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स, काहे के लिए, काहे के लिए, टू कल्टीवेट
लिख लीजिए, ये सारा पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। खेती बाड़ी करने के लिए उसने स्लेव्स को और उसने वर्कर्स को हायर किया खेती बाड़ी करने की, ठीक है। अब इसके बाद कौन आएगा? हेडमैन हो गया। हेडमैन के बाद जो नंबर 2 पे है वो थे ऑर्डिनरी प्लाउमैन, या ऑर्डिनरी प्लाउमैन की जगह आप लिख लीजिए, जो वर्ड आपका एनसीईआरटी कहता है वो है फार्मर्स। पहले आप यहां फार्मर लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट फार्मर्स, इंडिपेंडेंट फार्मर्स। और इन फार्मर्स को क्या बोलेंगे? अब उस वक्त का आदमी कौन था जो घर चला रहा था? आदमी था, मेन, वुमेन, मैन, मैन कैटेगरी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते थे? गृहपति। नोट करिएगा, क्या बोलेंगे इसको? गृहपति। गृह मतलब घर हो गया, गृहपतिस। किसान को बोल रहे हैं गृहपतिस, ठीक है। एंड देन थर्ड कैटेगरी, इसमें और कैसे कैटेगरी के लोग आएंगे? कौन? थर्ड कैटेगरी क्या था? नोट करिएगा, थर्ड कैटेगरी वाज लैंडलेस लेबर एंड स्लेव्स। लैंडलेस लेबर, जिनके पास कोई लैंड नहीं है और वो दूसरे की जमीन पर जाके काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा, दास कर्मकारा। दास कर्मकारा या दास कर्मकार, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, गांव के अंदर ये 3 क्लासिफिकेशन है। दोस्त, ये क्लासिफिकेशन को याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के वर्ड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पूछे जाते हैं। ग्राम भोजक, गृहपति, तो लिख देगा स्टेटमेंट, गृहपतिज वेर अबव ग्राम भोजक, ठीक है ना, इस तरह से। या पूछेगा कि ग्राम भोजक, गृहपतिज वेर यूज्ड बाय द किंग एज टैक्स कलेक्टर, ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा। या फिर लिख देगा ग्राम भोजक एक्टेड एज जज ऑल्सो, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कैसे सवाल आएंगे, स्टेटमेंट कैसा बनेगा। समझ में आ गया? यही तरीका था सदर्न पार्ट में, कुछ और नहीं था। ये क्या है? लार्जेस्ट लैंड ओनर, तो यहां पर लिख लो, पहला पोर्शन क्या हो गया? फर्स्ट कैटेगरी कौन हो गई? लिखो, लार्जेस्ट लैंड ओनर, लार्जेस्ट लैंड ओनर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी प्लाउमैन, ऑर्डिनरी प्लाउमैन, और फिर तीसरा लिख लीजिएगा, थर्ड स्लेव्स, थर्ड स्लेव्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड स्लेव्स, लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स। अब इनको यहां पर अलग अलग नामों से बोला जाता था, एक बार उन नाम को आप लिख लीजिए। जैसे हम बताएं, लैंड ओनर्स की बात करें तो यहां पर जो एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है दोस्त, वो करता है वेल्लालार। नोट करिएगा, क्या बोलता है एनसीईआरटी? वेल्लालार, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लाउमैन को क्या बोला जाता है? उझुवरन। चेक कर लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में, सब लोग अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिए। उझहावर, उझहावर बोलते हैं, उझहावर। ये कुछ कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। उझहावर, उझहावर, ठीक है। और ये स्लेव्स का आदिमाई, ठीक है। लैंडलेस लेबर को कहा जाता था कदाईसियार, कदाईसियार। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सोचो कैसे याद होंगे सर? करना पड़ेगा। कदाईसियार एंड आदिमाई, क्योंकि यही वर्ड से पूछ लेगा कि कदाईसियार एंड आदिमाई वेयर, वेयर क्या थे ये, तो आपको बोलेगा लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, स्लेव्स, प्लाउमैन, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो हु लिव्ड इन दी विलेजेस, आई होप दिस इज क्लियर कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में 3 कैटेगरी थी। वही कैटेगरी लार्जेस्ट लैंड ओनर, देन उसके बाद प्लाउमैन, फार्मर्स हो गए, यहां पर उनको प्लाउमैन बोल रहे हैं, और लैंडलेस लेबर, यहां पर उसको 10 कर्मकारा बोल रहे हैं। यहां पर आपको अलग टर्मिनोलॉजी है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा और भी लोग थे जो यहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे। चलिए देखिए जरा, और भी लोग थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, मैं उसको यहां बीच में लिख देता हूं, और वो थे आपके क्राफ्ट्स पर्सन। विलेज के अंदर क्राफ्ट्स पर्सन भी थे, जैसे कि आप देखोगे ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, जैसे कि आप देखोगे कारपेंटर, जैसा कि आप देखोगे क्या, ब्लैकस्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, और इसके अलावा आपका और भी जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे एनसीईआरटी देखिए टर्मिनोलॉजी यूज करती है, हाँ, पॉटर हो गया, पॉटर हो गया, पॉटरी कर रहा है, ठीक है। वीवर हो गया,
ये सारे आपके क्राफ्ट पर्सन हो गए जो सोसाइटी के अंदर रहते थे। तो ये तो रही रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, और सदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में साथ में आपको ये क्राफ्ट पर्सन भी देखने को मिलेंगे। आई होप यहां तक कहानी आपकी क्लियर हो गई। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे यहां पर बढ़ते हैं प्लीज। ठीक है, क्लियर। चल अब देखिए हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका विलेजेस की कहानी, अब हम बात करेंगे सिटीज की कहानी पे। ठीक है, आइए जरा सिटीज पे आइए, प्लीज लिखिएगा जल्दी से सिटीज, एक ही स्लाइड में हो जाएगा सिटीज। अब सिटीज में यहां पर 4 पार्ट, पहला स्टोरीज, दूसरा स्कल्पचर्स, तीसरा क्या हो गया आपका आर्कियोलॉजी, और चौथा ट्रैवलर, आर्कियोलॉजी, स्कल्पचर, स्टोरीज। चलिए अब जरा सुनते हैं कहानी। देखो यार, स्टोरीज के बारे में मैंने आपको बताया जाटका टेल्स, आपने इसका नाम सुना होगा जाटका टेल्स, जाटिका स्टोरीज। ठीक है, अब ये बेसिकली आप देखोगे तो इसको कंपोज की गई थी ऑर्डिनरी मेन के द्वारा, कंपोज बाय ऑर्डिनरी मैन, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखोगे तो उसको रिटन डाउन, ठीक है, एंड देन फाइनली यू सी प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। हमको इससे जो है शहरों के बारे में पता चलता है। सिंपल है कि नहीं? शहरों के बारे में कैसे पता चल रहा है हमको? कैसे पता चल रहा है? स्टोरीज के थ्रू। सिंपल। स्कल्पचर पे आ जाओ। स्कल्पचर मतलब क्या होता है? डिजाइन्स। ठीक है, तो स्कल्पचर मतलब क्या हो गया? डिजाइन्स हो गया। और ये डिजाइन्स आपको कहां मिलेंगे? डिजाइन्स ऑन रेलिंग्स। डिजाइन्स ऑन कहां पर? रेलिंग्स पे मिल रहा है। डिजाइन्स ऑन पिलर्स पे देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्कल्पचर में रेलिंग पे डिजाइन्स, पिलर्स के डिजाइन्स, बड़े बड़े गेटवेज पे डिजाइन्स होते थे। दरवाजे हैं, गेटवेज, और ये क्या शो कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग क्या? लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की कैसे जीवनी चल रही थी, उस प्रकार के यहां पर आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन आर्कियोलॉजी की बात करेंगे तो यहां पर 3 पॉइंट्स आपके लिए मेंशन हो जाते हैं। 3 पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट जो आर्कियोलॉजी में आपको याद रखना है, वो क्या मिला था उनको? वो मिला था उनको रिंग वेल्स। अब मैं खाली समझा देता हूं कि क्या है, बाकी इसको आप लोग समझ लीजिएगा। देखो, रिंग वेल्स में क्या था? कटोरे टाइप रिंग वेल्स। रिंग समझ रहे हो? गोला, छल्ला और रिंग वेल्स। अब एक के ऊपर एक ऐसे कटोरे बनते हुए रखे थे, ऐसे रिंग वेल्स। इसका मे भी इस्तेमाल किया जाता हो ड्रेनेज के लिए, या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता हो टॉयलेट्स में, टॉयलेट के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए। मतलब आपको जो एनिमल वेस्ट है वो करने की, उन सब चीजों के लिए यहाँ पर रिंग वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक के ऊपर एक रखी हुई रिंग वेल्स मिली हैं, नंबर 1। नंबर 2, नो एविडेंस ऑफ, ये लिख लो, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स की कोई भी एविडेंस यहां पर नहीं मिलता है। कभी ये आ जाएगा कि टेम्पल्स का एविडेंस मिला, नहीं मिला। ठीक है, इसको भी आप लोग यहां लिख लीजिए। टेम्पल्स, सॉरी टेम्पल्स या पैलेसेस, नॉट टेम्पल्स, पैलेसेस। कोई एविडेंस ऐसे, मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट एविडेंस, नो एविडेंस की जगह लिख लो। ठीक है, नो सिग्निफिकेंट एविडेंस, नो सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ पैलेसेस, मार्केट प्लेस एटसेट्रा। इसका कोई एविडेंस नहीं मिला आर्कियोलॉजी में। और तीसरा पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो है कॉइन्स, और कॉइन्स में हमको जो कॉइन्स मिले वो मिले पंच्ड मार्क कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब उन कॉइन्स पे पंच मार्क था। क्या होता है पंच मार्क? भाई कॉइन्स हैं, उसको पंचार कर देता हूं, दिखा देता हूं। देखो, ये देखो क्या थे पंच मार्क कॉइन्स, जरा उसको देख लीजिएगा। देखिए जरा क्या है,
ये है पंचमार्क कॉइन्स। कैसे ये कॉइन्स दिख रहे हैं, उस पर पंचिंग कर दी है, डिजाइन बना दिया है, तो उससे क्या होगा, आपको कॉइन्स पता चलेगा, अच्छा ये इस राजा का था, ये इस राजा का है। भाई हर राजा के अपने तरह के पंचिंग के तरीके थे, तो आपने देख लिया अच्छा इस तरह का पंचिंग है, इसका मतलब इस राजा का कॉइन है, इस तरह की चीजें। तो वही लिखा है पंच मार्क कॉइन्स जो हैं वे जनरली रेक्टेंगुलर होते थे, या तो वो रेक्टेंगुलर होते थे, कभी कभी आप उनको स्क्वायर भी देखोगे, कभी कभी आप उनको राउंड शेप में भी देखोगे। इधर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स, या तो मेटल से बनते थे, और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल्स ग्लोब्यूल्स। ठीक है, द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, इन कॉइन्स पे कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं था, ये ध्यान रखना, कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं था, बट वे स्टैम्प्ड, इंस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ गुदा नहीं है उस पर, लेकिन कॉइन के ऊपर स्टैंपिंग करी है। स्टैंपिंग होना और गोद देना अलग अलग चीज है, ठीक है। बट वेर स्टैम्प्ड विद द सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस, हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। These coins are found over most parts of the subcontinent and remained in circular till the early centuries series. I hope पंच मार्क कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर टोटली क्लियर हो गया होगा, चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ट्रैवलर की बात करेंगे दोस्त। तो ट्रैवलर में हमको अननोन ग्रीक ट्रैवलर था, अननोन ग्रीक ट्रैवलर जो अपने अकाउंट्स देता है, ठीक है, वो काफी डिटेल्ड अकाउंट्स देता है, काफी डिटेल से बताता है जब वो इंडिया आता है, और खास तौर से जब वो इंडिया के पोर्ट्स के बारे में अपना वर्णन देता है, पोर्ट्स के बारे में। और यहां पर एक पोर्ट है जो नाम आपके एनसीईआरटी में आता है, आप उसको चाहे लिख लीजिए, एंड दैट इज भारूच, दैट इज भारूच। कैसे यहां शिप्स आती थी, कैसे यहां शिप्स अनलोड करती थी सामान को, और कैसे चली जाती थी, ये है सिटीज की कहानी पूरी। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, यहां पर शायद मैं आपको अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस की बात बताऊं। हाँ, ये मैं आपको जब तमिल बता रहा था ना यहां पर कि भाई स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, ये वाला कि साउथ इंडिया में ये जो चोला चेरा पांड्या हैं, ये एक्चुअली आप देखोगे तो ये संगम एज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहां पर, दिस इज रिफर्ड टू एज दी संगम एज। क्या बोलते हैं इसको, संगम एज, या फिर तमिल एज यहां पर होती है, तमिल लिटरेचर नीचे निकल के आता है। ठीक है, तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आता है, ये बेसिकली ये आप, मैं इसको पहले ऊपर ले जाता हूं, हाँ ये वाला देख लीजिए, ये भी पढ़ लेते हैं यहां पर, तो फिर हम आगे इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए जरा, द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस, नाउ सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क जो तमिल में थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगम लिटरेचर कहते हैं। अब संगम क्यों, क्योंकि संगम मतलब असेंबलीज था। ये नाम इनका क्यों पड़ा संगम लिटरेचर, क्योंकि उस वक्त की असेंबलीज में हुआ करता था, संगम में हुआ करता था, वहां से ही लिटरेचर बने हैं, तो उसको हम लोग संगम लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, ये कंपोज कब हुए, आज से 2300 साल पहले, 23 ईयर्स अगो। नाउ दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम। क्यों संगम बोल रहे हैं उसको, बिकॉज, क्यों बोल रहे हैं, they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as संगम्स of poets। पोएटों का संगम होता था, संगम ऑफ पोएट्स, संगम ऑफ पोएट्स। तो पोएट्स के संगम जब होता था, तो इसलिए इसको यहां पर जो भी लिटरेचर बना उसको हम लोग यहां पर संगम लिटरेचर के नाम से बोलने लगते हैं। ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो कि जो हुआ यहाँ पर, ये जो असेंबलीज हुई, ये कहाँ पर हेल्ड हुई, इन द सिटी ऑफ मदुराई। ठीक है, द तमिल लिटरेचर टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन दी संगम लिटरेचर। तो दिस इज अबाउट द संगम लिटरेचर। अभी थोड़ा आगे जाके मैं उसके बारे में और आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर आ जाइए कि भैया ये तो कहानी हो गई आपकी गाँव की और शहरों की। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे क्राफ्ट्समैन की, क्राफ्ट्स की। उस वक्त शहरों में क्राफ्ट्स क्या चल रहा था, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्राफ्ट्स के बारे में दो चीजें याद रखना। एक तो ये कि क्राफ्ट्स में आपको, मैं एक ही स्लाइड में कर दूंगा, चलो यहां याद करते हैं। क्राफ्ट्स में आपको एक तरफ मिलेगा क्या, एक तरफ आपको मिलेगी पॉटरीज। ठीक है, क्या मिलेगी, पॉटरी, बर्तन बनते थे, पॉटरी। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगी क्या, टेक्सटाइल्स। क्या, टेक्सटाइल्स। कहानी क्लियर हो गई। अब पॉटरी में यहां पर एक बड़ी फेमस प्रकार की पॉटरी जो फेमस, जो बड़ी यहां जानकारी सीन में आती है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब नॉर्दर्न क्यों बोल रहे हैं, लिख लो पहले इसको। पॉटरी किस प्रकार की थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब आप मुझे बताइए कि आपने इससे पहले कौन कौन सी पॉटरी पढ़ ली, ब्लैक वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड कौन कौन सी पढ़ी है।
वो सब बताइए मुझे, कहाँ कहाँ थी वो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर जो पॉटरी मिलती है आपको इस वाले पीरियड में, वो मिलती है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और नॉर्दर्न क्यों? क्योंकि ये बेसिकली नॉर्थ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बनाई गई थी। ठीक है, आप टेक्सटाइल्स की बात करेंगे तो ये सदर्न में चली जाएगी। देखो ये कहाँ बनी है, ये नॉर्दर्न इंडिया में बनी है, नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, और टेक्सटाइल की बात करोगे तो हम चले जाएंगे सदर्न इंडिया, मदुराई। टेक्सटाइल्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ लिख लीजिए पहले तो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ। और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ के लिए कहां पर? मदुराई। बहुत बड़ा सेंटर था ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया क्राफ्ट्स का सीन। अब आइए यहां लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखिए क्राफ्ट्स पर्सन, फिर लिखिए क्राफ्ट्स पर्सन। चलिए ये देखिए, आपको मैंने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये देखिएगा। अब ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ये देखिए, ये एक हार्ड व्हील मेड। अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कैसा है कि हार्ड है, सख्त होता है, और व्हील जो चलाते हैं ना उससे, ऐसे जो चलाया जाता है वो उससे बना हुआ है। मेटेलिक लुकिंग होता है इसका, ब्लैक पॉलिश लगेगा तो आपको लगेगा मेटल का बना हुआ है। ठीक है, शाइनी ब्लैक सरफेस होगा। अब ब्लैक पॉलिश्ड है तो सरफेस शाइनी होगा। पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्थनवेयर टू अ वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज स्किन विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। अब जाहिर सी बात है, अगर आप गांव में देखे होंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो ये क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। तो क्या करते हैं, मिट्टी का आप देखो बैठा होगा वो चरखा ऐसे चल रहा होता है ना, फिर बीच से उसको मिट्टी लगाता है और फिर उसको ऐसे ऐसे करके उसको शेप देता है, फिर वो पराई बना देगा, बोलो ग्लास बना दे, उसका कटोरा बना देगा, है ना। और फिर वो चूंकि कच्चे होते हैं उस वक्त, तो उसको किन में डाल देता है, मिट्टी के अंदर, भट्टी में। वो गर्म हो जाता है उससे, और गर्म होने की वजह से उसका शेप भी काला आ जाता है, रंग भी काला आता है, और वो सख्त भी हो जाता है, स्ट्रांग भी हो जाता है। तो ये है आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो यहां पर हमको देखने को मिलता है। अ फाइन ब्लैक स्लिप ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस विच गिव द पॉटरी मिरर लाइक शाइन। अब मिरर लाइक शाइन पॉलिश्ड है तो उस पर क्या लगाते थे, ये देख रहे हो, अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज अप्लाइड। बात समझ में आ गई? ये है आपका नॉर्दर्न ब्लैक वेयर। अब प्लीज यहां पर हेडिंग दीजिएगा क्राफ्ट्स पर्सन, हेडिंग दीजिएगा क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट देख लिया हमने, अब क्राफ्ट पर्सन की बात करते हैं। ये क्राफ्ट पर्सन क्या क्या करते थे जरा देखो। अब क्राफ्ट पर्सन की बात करेंगे तो आपके एनसीईआरटी यहां पर क्या बोलती है, एनसीईआरटी कहती है कि जो क्राफ्ट पर्सन थे ये कैसे कैसे लोग थे, ये पॉटर भी थे, ये पॉटर भी थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि ये कारपेंटर भी थे, कारपेंटर भी थे। उसके अलावा आप देखोगे कि ये लोग वही वीवर भी थे और ब्लैकस्मिथ भी थे। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये ब्लैकस्मिथ भी थे। अब इनके फंक्शन क्या होते थे, ब्लैकस्मिथ हो गया, वीवर हो गया। अब ये क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, इन्होंने फॉर्म किया क्या, इन्होंने फॉर्म किया श्रेणी। क्या किया, श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है एसोसिएशंस। अब ये क्राफ्ट पर्सन है ना, इन्होंने क्या किया, श्रेणी फॉर्म किया। श्रेणी मतलब एसोसिएशन। अब ग्रुप में कोई काम करेंगे तो अपने नेगोशिएशन पावर को बढ़ा सकते हैं। ये मान लो राजाओं महाराजाओं से इनको कुछ डील करना है, नेगोशिएट करना है, तो जब एक साथ अगर सारे ब्लैकस्मिथ गए, वीवर गए, तो पावर ज्यादा रहेगी उनकी। एक वीवर पहुंच गया घूमते टहलते, राजा साहब मैं ऐसा करना चाहता हूं, राजा साहब मार के भगा देंगे। लेकिन अगर वीवर का झुंड जाएगा एक साथ, कारपेंटर का, पॉटर का, तो राजा भी कांपेगा, एक बार सोचेगा अच्छा इतने सारे लोग आ रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है। ये आज भी आप देखते हो कि आज भी ट्रेड यूनियंस बनते हैं। तो उस प्रकार से उस वक्त के लोगों ने भी, क्राफ्ट पर्सन ने भी श्रेणी बना लिया था, यानी कि एसोसिएशंस। अब इन श्रेणी के क्या फंक्शंस थे जरा देखो। इन श्रेणी के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इनके क्या फंक्शंस थे, देखो जरा बना लीजिए, यहां पर बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4 फंक्शंस हैं यहां बेसिकली। अब यार ये जो लोग थे ना दोस्त, ये बैंक का काम भी करते थे। पहला तो देख लीजिए, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग। पहले तो ट्रेनिंग देते थे अपने ही लोगों को, अपने ही लोगों को क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले तो वो लिख लीजिए। उसके बाद ये लोग रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे। भाई सीधी बात है, नेचुरल चीजें, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब भाई आदमी अगर क्या है, पॉटर है, तो पहले क्या करेगा, रॉ मटेरियल लेने जाएगा। प्रोवाइडेड या प्रोक्योर्ड, सॉरी प्रोवाइडेड नहीं, प्रोक्योर्ड, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, ये हो गया।
अब जब रॉ मटेरियल बन गया, रॉ मटेरियल मिल गया, उसे सामान बना दिया उन्होंने, पराई बना दी, ग्लास बना दिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पॉइंट नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड गुड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड गुड्स। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये बैंक्स का काम भी करते थे, फोर्थ पॉइंट बैंक्स। अब बैंक्स का काम क्या करेंगे, वही नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है, रिच लोगों से पैसा ले लेते थे और उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते थे, जो उनको प्रॉफिट मिलता था ब्याज, वो ब्याज दे देते थे लोगों को, रिच लोगों को, बाकी ये इन्वेस्ट करते थे। तो बैंक्स की तरह भी काम ये श्रेडीज यहां पर कर रहे थे। ये इनके यहां फंक्शंस थे जो आपको यहां अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक यहां पर और है, वो ये कि हम एक चीज यहां पर स्किप कर गए, वो था सिटी ऑफ मथुरा। हम सिटीज के बारे में पढ़ रहे थे, उसको पहले यहां लिखा देता हूं, ध्यान रखना ये चीज आप पहले पढ़ लीजिए, यहां पर क्राफ्ट से पहले पढ़ लीजिए। सिटीज के बारे में पढ़ रहे थे ना, हाँ सिटीज। अब यहां पर मैं क्राफ्ट से पहले एक आपको बता रहा हूं कि जो शहर हम पढ़ रहे थे, शहर के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमको। हमने बताया कि शहर के बारे में जानकारी आपको स्टोरीज से मिलेगी, स्कल्पचर से मिलेगा, है ना, इसके अलावा आपको आर्कियोलॉजी, इन सब से मिल रहा है, ट्रैवलर्स के थ्रू। तो एक शहर था जो मल्टी उसके रोल्स होते थे, मल्टी रोल्स। ठीक है, तो प्लीज गिव दी हेडिंग, हेडिंग दे दीजिए, आपकी एनसीईआरटी कह रही है, लिखिएगा सिटी विद मैनी फंक्शंस, सिटी विद मैनी फंक्शंस। एक शहर जिसके कई सारे फंक्शन थे। मैं बात कर रहा हूं मथुरा की। अरे सर ये तो बहुत सुना हुआ है, सुना है ना, तो आ जाओ फिर। सिटी विद मैनी फंक्शंस, दैट इज मथुरा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मथुरा को लेकर जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि मथुरा एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है जिसका काफी सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। नंबर ए, पहला स्ट्रैटेजिक लोकेशन मथुरा की बड़ी भयानक है। क्या स्ट्रैटेजिक लोकेशन, नॉर्थ से साउथ जाने में और ईस्ट से वेस्ट जाने में ये राइट उनके क्रॉस सेक्शन पर लाई करता है। नोट करिएगा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ मथुरा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ मथुरा। बात समझ में आ गई क्या, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, इसका क्रॉस सेक्शन पे ये लाई करता है, क्रॉस सेक्शन पे लाई करता है मथुरा। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि जो शहर बना उसका फोर्टिफिकेशन हुआ। यहां पर आप बहुत सारे श्राइन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यहां पर आपको बहुत सारे श्राइन्स देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको बहुत फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, किलाबंदी। यह है पहला फीचर जो मथुरा का था। पॉइंट नंबर 2 पे आइए, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पहला हो गया स्ट्रैटेजिक लोकेशन। मथुरा इसके बाद स्कल्पचर्स के लिए बड़ा फेमस था, है ना। फाइन स्कल्पचर्स यहां पर आपको मिलते हैं, स्कल्पचर्स। अब चले जाओ भैया, आपको तो बड़े यहां पर आपको बड़े स्कल्पचर्स मिलेंगे, जो गेटवेज है, पिलर्स मिलेंगे, बड़े ही भयानक उस पर डिजाइन बना हुआ है, स्कल्पचर्स हो गया, फाइन स्कल्पचर यहां पर है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, मथुरा ये सेकंड कैपिटल थी कुशांस की। नोट करिएगा, सेकंड कैपिटल ऑफ कुशांस, सी सेकंड कैपिटल ऑफ कुशांस। नोट करिएगा, सेकंड कैपिटल ऑफ कुशांस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर था। ठीक है ना, बुद्धिज्म के लिए भी, बुद्धिज्म के लिए भी और जैनिज्म के लिए भी। एंड इंपॉर्टेंटली आपको यह भी पता होगा, अब इसमें क्या ही बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पॉइंट नंबर ई, इंपॉर्टेंट फॉर वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण। पता ही है कृष्ण भगवान की यहां पर काफी इंपॉर्टेंस इस जगह से रिलेटेड है। ठीक है, पॉइंट नंबर ई एंड देन पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर ई एंड पॉइंट नंबर एफ। आगरा, मथुरा में यहां पर आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस,
और ये इंस्क्रिप्शंस बेसिकली बताते हैं अबाउट द गिफ्ट्स जो मेन एंड वुमेन ने दिया मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को। रिकॉर्डिंग ऑफ गिफ्ट्स गिवन बाय men, women to monasteries एंड श्राइन्स। क्लियर हो गया? तो मथुरा के बारे में यहां पर आपको ये पॉइंट जो है इसके याद करने हैं। अब ये सिटी वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। ये क्राफ्ट मैंने आपको बताया, क्राफ्ट्स के पर्सन के बारे में बता दिया। नाउ प्लीज गिव दी हेडिंग अरिकामेडु, अ क्लोजर लुक एट अरिकामेडु। एक और यहां पर साइट आती है, अ क्लोजर लुक एट अरिकामेडु। अब ये जो है बेसिकली कहां पर लाई करता है? कोस्टल सेटलमेंट है ये, कोस्टल सेटलमेंट। अब यहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे शिप्स आते थे, सामान को अनलोड करते थे। यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिक्स का वेयर हाउस देखने को मिला हुआ है, ठीक है। मैसिव वेयर हाउस, मैसिव ब्रिक्स का भंडार था, वेयर हाउस था वो, ठीक है। इस तरह की चीजें मिली। यहां पर आपको जेम्स और यहां पर आपको बहुत सारी ऐसे प्रेशियस स्टोन से बीड्स बनाते थे, प्रेशियस स्टोन्स की मदद से, ये सब चीजें मिली हैं। तो अरिकामेडु को यहां पर स्टडी कर लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। चलिए, अरिकामेडु, इसके पॉइंट्स को बस साइड साइड यहां पर मेरे साथ लिखते रहिए। अरिकामेडु, आइए नंबर वन अरिकामेडु। अब ये जो अरिकामेडु है ये क्या है? मैंने बताया ये कोस्टल सेटलमेंट है, कोस्टल सेटलमेंट। और चूंकि कोस्टल सेटलमेंट है तो ऑफ कोर्स क्या होगा यहां पर? शिप्स अनलोडेड। शिप्स क्या होती थी? अनलोड होती थी। नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर बी नोट कर लीजिए, शिप्स अनलोडेड, ठीक है। अब इसके अलावा यहां पर एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिला, मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला। और वो कहा गया कि ये पॉसिबली क्या है कि ये आपका वेयर हाउस होगा। पॉसिबली क्या है? ये आपका वेयर हाउस होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर हमको मिलती है पॉटरीज। हमको यहां क्या मिलती है? पॉटरी। और ये पॉटरी जो हमको मिली वो हमको मेडिटेरेनियन रीजन से मिलती है, मेडिटेरेनियन रीजन की हमको देखने को मिलती है। और ये मेडिटेरेनियन रीजन की पॉटरी दो प्रकार की थी यहां पर, ठीक है। ये दोनों आपके वर्ड्स एनसीईआरटी में लिखे हैं, मैं इसको बता देता हूं। पहला वर्ड जो यहां पर यूज किया गया है वो है एम्फोरे, वो यहां पर यूज किया गया है, आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, एम्फोरे। और दूसरा वर्ड यहां पर जो यूज किया गया है वो है एरेंटाइन, वो है एरेंटाइन। अब ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आसान भाषा में तो इसका मतलब आसान सिंपल है। क्या? ये आपकी स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी थी, ये वाली स्टैम्प्ड रेड ग्लेज, आप समझ सकते हो, रेड ग्लेज पॉटरी हो रही है, ठीक है, और स्टैंपिंग हो रही है उस पर, ठीक है। यहां पर क्या था एम्फोरे में? ये टॉल लंबा एक डबल जार, यहां पर एक तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया था जो वाइन या ऑयल रखने का काम आता था, ठीक है, पॉटरी। इसके अलावा जो आप देखोगे क्या यहां पर और मिला है? इसके अलावा यहां पर हमें रोमन ग्लास, रोमन चीजें यहां पर मिली हैं, ठीक है ना। नोट करिएगा, रोमन लैम्प्स, रोमन ग्लासवेयर एंड रोमन जेम्स। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जेम्स, ये सब चीजें यहां पर हमको देखने को मिली हैं। बना लीजिए इसका फ्लो चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा हमको यहां पर स्मॉल टैंक भी देखने को मिला है जो डाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्मॉल टैंक, डाइंग ऑफ क्लॉथ, नोट कर लीजिएगा, डाइंग ऑफ क्लॉथ। पुरानी एनसीईआरटीज में आपको इतना ही चैप्टर एंड होते देखेगा, लेकिन जो अब लेटेस्ट एनसीईआरटीज हैं उसमें एक और हेडिंग जुड़ जाती है दोस्त, और वो है आपकी ट्रेड, वो है आपकी ट्रेड। नोट कर लीजिए, प्लीज नोट, ठीक है। ट्रेड की जगह लिखिए ट्रेड एंड ट्रेडर्स, ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब जरा देखिएगा, ध्यान सुनिएगा बात को मेरी, अब जरा मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। ट्रेड एंड ट्रेडर्स में आपको यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी यहां पर बोलती है
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की कहानी को। देखो जरा, अब मैं ट्रेडर्स की बात करूंगा दोस्तों। यहां पर ट्रेडिंग जो है ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में हो रही थी। नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेडिंग थी वो इन्हीं चीजों की हो रही थी, यहां पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और इन्हीं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो ट्रेडिंग किसकी होगी? यही जो बर्तन इतने अच्छे क्वालिटी के बन रहे थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में भी ट्रेडिंग चल रही थी, ऑफ कोर्स चलेगी। ट्रेडर्स यहां पर भी थे नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में भी ट्रेडिंग हो रही थी। जरा ध्यान सुनना बात को, साउथ इंडिया में क्या हो रही थी? ट्रेडिंग हो रही थी। अब जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहीं पर चीजें सब समाप्त हो जाएंगी। देखो अब नॉर्थ इंडिया में क्या है? नॉर्थ इंडिया मैंने बताया किस चीज की ट्रेडिंग हो रही है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जो ट्रेडर्स थे वो इसको ले जाते थे एक जगह से और दूसरी जगह ले जाके बेचते थे। तो बाइंग एंड सेलिंग करते थे ट्रेडर्स इसका, है ना। मतलब ऑफ कोर्स बाई का मतलब बना हुआ है, तो सेलिंग बाय ट्रेडर्स, सेलिंग बाय ट्रेडर्स, सेलिंग बाय ट्रेडर्स कहां पर? सेलिंग बाय ट्रेडर्स कहां पर? अदर एरियाज, इन अदर एरियाज। बात समझ में आ गया? साउथ इंडिया इज फेमस फॉर गोल्ड, इट इज फेमस फॉर स्पाइसेस, स्पेसिफिकली आप देखोगे स्पेशली पेपर, पेपर का तो बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा। स्पाइसेस, गोल्ड, स्पाइसेस, इन सब के लिए साउथ इंडिया बड़ा फेमस है। इनफैक्ट प्रेशियस स्टोन्स भी आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, प्रेशियस स्टोन्स, इनके लिए यहां पर नॉर्थ इंडिया फेमस था और इसके लिए यहां पर साउथ इंडिया आपको फेमस दिख रहा है। अब यहां ट्रेड होना शुरू होता है, ठीक है ना, ट्रेड होना यहां पर स्टार्ट होता है। दोनों ही लोग यहां पर क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी यहां पर वर्ड यूज करती है कि पेपर जो है वो एक्चुअली रोमन एम्पायर में इसका बड़ा, यहां लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि पेपर जो है, पेपर रोमन एम्पायर में इसकी बड़ी वैल्यू थी, रोमन एम्पायर में। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि इसको हम लोग वहां पर ब्लैक गोल्ड कहते थे, इसको हम लोग यहां पर ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग तो यहां पर होना शुरू हुई, लेकिन यहां पर जो ट्रेडिंग हुई, इस जगह पर जो ट्रेडिंग हुई साउथ में, कैसे हुई जरा देखते हैं। देखो अब साउथ में क्या हुआ? साउथ में ट्रेडिंग हुआ, ट्रेड हुआ। अब कोई भी अगर मान लीजिए ट्रेडर अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से चल के इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट तक आना चाहता है, तो क्या होता था? कैसे ट्रेड करता था? वो साउथ वेस्ट मानसून का मदद लेता था। जब हवाएं भारत की तरफ चलती थी, साउथ वेस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट इंडिया की तरफ चलती थी, तो वो उस हवाओं की मदद से इंडिया आ जाता था, ट्रेडिंग करता था और लेके वापस चला जाता था। क्या? गोल्ड, स्पाइसेस, इन सबको लेके वापस चला गया और बदले में हमें गोल्ड के कॉइन्स दे गया जो रोमन में चलते थे। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड मेनी कॉइन्स ऑफ गोल्ड, रोमन गोल्ड इन साउथ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ट्रेड होना शुरू हुआ और ये ट्रेड जो होता था वो कैसे होता था? साउथ वेस्ट मॉनसून से होता था। ये जो ट्रेड हो रहा है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से हो रहा है, ठीक है। इधर वो चल रहा है और यहां पर वो पहुंच रहा है, ठीक है। और इसी वजह से यू विल फाइंड क्या? यू विल फाइंड रोमन गोल्ड कॉइन्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आपको बहुत ही गोल्ड कॉइन्स, रोमन गोल्ड कॉइन्स यहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? चाहो तो इसका एक डायग्राम बना के आपको दे देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखो जरा, देखो इधर तो आपका हो गया जैसे एक रफ है, रफ, ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका, और इसको ही पहुंचना होता था यहां पर, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा अप्रॉक्स है, एंड देन अगेन आई विल से अप्रॉक्स। यहां पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही बना लेते हैं ताकि अप्रॉक्स अफ्रीका, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया। अब ये जब हवाएं चलती थी ये ऐसे आते थे, और ये ऐसे कैसे आते थे? बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। ये इनफैक्ट आप देखोगे तो ये तो बहुत पहले सिल्क रूट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो कैसे भारत का पहले ट्रेड होता था, सिल्क रूट के बारे में कैसे होता है। देखो भाई, इधर आपका क्या है? वेस्ट है, वेस्ट, ठीक है। यहां पर क्या है? यूरोप,
पूरा यूरोप था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरा यूरोप था, ठीक है। और इधर क्या है? ईस्ट। और हम ईस्ट बोल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? इंडिया, चाइना। क्या मिलेगा? इंडिया, चाइना। अब क्या हो रहा है सुनो जरा भाई, क्या होता था कि जो इनके बीच में जो ट्रेड होता था वो ट्रेड होता था विद द हेल्प ऑफ सिल्क रूट, ठीक है। इस सिल्क रूट की मदद से यहां पर ट्रेड हुआ करता था, ऐसे और ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो जो यूरोपियंस जो है वो इंडिया आते थे, यहां पर क्या मिलता था? स्पाइसेस मिलता था, ठीक है। तो ये आते थे ईस्ट वाले। अब क्यों आते थे स्पाइस लेने? क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या है? पूरी आइस से भरा रहता है। और इन लोगों को अपना फूड प्रिजर्व करने के लिए, क्या चाहिए थे? मसाले चाहिए थे। और मसाले मिलते थे इंडिया में। तो ये लोग चले यहाँ पर और इस सिल्क रूट की मदद से ये लोग इंडिया पहुंचे। इंडिया से ही लोगों ने स्पाइसेस लिया, स्पाइसेस लेके वापस चले गए एंड इन रिटर्न गेव इंडिया गोल्ड एंड सिल्वर। दैट इज व्हाई यू विल सी इंडिया टर्न इनटू अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, ठीक है। यही यूरोपियंस आए, ठीक है। यूरोपियंस आए इंडिया पहुंचे और इंडिया से मसाले लिए और मसाले लेकर चले गए, बदले में भारत को बहुत गोल्ड एंड सिल्वर दे गए। तो ये ट्रेड उस वक्त सिल्क रूट से ऐसे ही होता था। कुशान्स ने इस पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया था। कुशान्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, बट ये समझ में आ गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था एक, और वो ये कि 1453 में यू विल सी टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया। टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया इसको, ठीक है। टर्क्स ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब जब टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया तो टर्क्स ने यूरोपियंस को निकलने से मना कर दिया, नहीं जाने देंगे, इधर यू एक्सेप्ट इस्लाम और डेथ, ठीक है। तो यहां पर फिर शुरू हो जाती है डिफरेंट कहानी है। यहां पर फिर अलग क्रूसेड स्टार्ट हो जाता है, द वॉर बिटवीन क्रीसेंट, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, यानी कि जो लड़ाई थी वो टर्क्स और क्रिश्चियंस इस तरह की शुरू हो जाती है। ये खैर डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा था कि कैसे विद द हेल्प ऑफ मॉनसून यहाँ पर जो लोग होते थे, है ना, ऑन दी बॉर्डर्स ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ अफ्रीका, वो कैसे यहाँ पर इंडिया के सदर्न बॉर्डर्स तक पहुंच जाते थे, ठीक है। अप्रॉक्स मैप बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये कहानी एक यहां पर हो गई। अब लास्ट चीज जो बचती है वो आपकी एनसीईआरटी में, वो है रिगार्डिंग द न्यू किंगडम्स जो आ गए थे, और जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। न्यू किंगडम्स, और न्यू किंगडम्स में क्या क्या था दोस्त, बता दिया मैंने आपको। एक तरफ था चेराज, फिर चोलाज, और फिर पांड्याज, याद करिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं संगम एज, संगम एज। नोट किया जाए, नोट कर लीजिए। अब यहां पर हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि इन तीनों फैमिली का जो चीफ होता था, चीफ्स एंड किंग्स, उनके लिए एक किंग्स ऑफ 3 फैमिलीज, इनको यहां पर क्या बोला जाता था, इसके लिए एक वर्ड यूज किया है आपकी एनसीईआरटी ने, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्या? मोविंदर। क्या बोल रहे हैं? मोविंदर। अब सोचो ना आप, अब क्या कहानी थी? देखो, अब कहानी ये थी कि जब हम देख रहे हैं न्यू किंगडम्स के बारे में, अब ये न्यू किंगडम्स कौन से हैं? साउथ के, चेरा, चोला, पांड्या। जरा समझना बात को, कहानी को जैसी है दोस्त कि भाई मान लो अब ये है साउथ इंडिया हमारा, यहां पर आप देख रहे होगे ये एक यहां पर रूल कर रहा है, एक कुछ यहां पर रूल कर रहा है ना। चोला हो गया, चेराज हो गए, पांड्याज हो गए। अब बात ये थी कि जैसे नॉर्दर्न इंडिया में गंगा रिवर के अराउंड लोग बसे, क्योंकि वहां पर बहुत फर्टिलिटी मिल रही थी, गंगा यमुना के एरिया में वहां बहुत फर्टाइल था, एग्रीकल्चर आसान था। ऐसे ही आप देखोगे सदर्न इंडिया में जो कोस्टल रिवर्स थी उन पर यहां कब्जा करने की लड़ाई होने लगी। नॉट कोस्टल वैली जो आपको नीचे मिलेंगी, जैसे कि आपको कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये सब रिवर्स, जो उस पर कंट्रोल कर लेगा इन रिवर्स की कोस्टल एरियाज को, उसका बलबूला हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लैंड फर्टाइल थी और वहां अच्छी फसल उगेगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे कावेरी की बात करें हम लोग, कावेरी, तो भाई यहां पर जो चीफ्स एंड किंग्स थे, ठीक है, वो काफी क्या हो गए थे? पावरफुल हो गए थे, कंट्रोल करने लगे थे रिवर को।
पावरफुल हो गए, और इसलिए इनको यहां पर क्या बोलते हैं, मोमेंडर यहां पर इनको बोला जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी यहां पर वर्ड यूज करती है। अब इसके अलावा इनकी जो यहां पर 3 चीफ्स थे, इनकी 2 कैपिटल्स होती थी, 2 कैपिटल्स यहां पर होती थी, ठीक है। मतलब एक होती थी इनकी इनलैंड कैपिटल, इनलैंड, और एक होती थी यहां पर ऑन कोस्ट। अब सोचो कि भाई 3 फैमिलीज हैं, चेरा, चोलाज और पांड्यास, इनकी 2-2 कैपिटल, एक इनलैंड और एक ऑन कोस्ट, तो इनकी 6 कैपिटल हो गई, 6 कैपिटल्स, ठीक है ना। टोटल कितनी हो गई यहां पर, टोटल कितनी हो गई, 6 कैपिटल्स हो गई। यानी कि 6 कैपिटल लिखूं या 6 सिटीज लिखूं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन 6 सिटी में 2 सिटीज बड़े यहां पर फेमस हुए, जिसके नाम आपको बस यहां पर याद रखना है। एंड लिखो, आउट ऑफ 6 cities 2 became important, 2 became important। कौन कौन से 2 became important, कौन कौन से? यस, एक आपका एनसीईआरटी नाम लेता है, दैट इज पुहार, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी आपको उसका वर्ड यूज कर रहा है क्या, कावेरी पट्टनम, क्योंकि कावेरी रिवर के आसपास हुआ, कावेरी पट्टनम, नोट करिएगा, कावेरी पट्टनम, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो हो गया मदुराई। ये 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर सिटीज निकल के आए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, पहले नोट कर लीजिए। ये तो आपको पता है ये क्या कैपिटल किसकी थी, वो तो कैपिटल थी मदुराई पांड्यास की, और ये कैपिटल थी कैपिटल ऑफ चोलाज, और ये है कैपिटल ऑफ पांड्यास। यही आपका पूरा लेक्चर है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए, फिर हमारा यहां पर ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीफ हुआ करते थे यहां पर, चीफ, अब ये चीफ रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। अब याद करो कहां मैंने बताया था कि टैक्स रेगुलर कलेक्ट नहीं होता था, डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स, एक चीज तो ये मैंने बताई। दूसरा क्या चीज, दूसरा क्या, उसके बदले क्या करते थे, रिसीव्ड गिफ्ट्स। अब भाई टैक्स नहीं ले रहे हैं तो क्या करेंगे, रिसीव्ड गिफ्ट्स लेते थे। मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे जाते थे ये लोग, जो इनके चीफ थे साउथ इंडिया वाले, वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे जा रहे हैं। आई थिंक ये भी आपको यहां क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे जा रहे हैं। जो वेल्थ मिलती थी उसको वो रखते थे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वेल्थ, सम वेल्थ केप्ट, रेस्ट, या सम वेल्थ केप्ट एंड सम डिस्ट्रीब्यूटेड। इन चीफ्स के प्रेज में संगम पोएम्स लिखी गई, मतलब सॉरी, जो संगम पोएम्स थी, वो संगम पोएम्स जो हैं वो क्या करती थी, वो प्रेज कर रही हैं, तारीफ कर रही हैं, प्रेज द चीफ, प्रेज द चीफ। बात समझ में आ गई? ये है पूरी कहानी जो इस चैप्टर में यहां पर दी गई है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है दोस्त। सो दिस इज इट। उम्मीद है आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ गया। इसको अच्छे से पढ़ लेना, सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, सिवाय इसके कि जब सब चीज़ें डेवलप हो रही थी मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड में, तो उसके साथ साथ गांव, शहर और ट्रेडिंग भी चल रही थी। तो बेसिकली आज हमने उस वक्त की सोसाइटी पे नजर डाली कि विलेज 2 चीज़ें हो रही थी, एग्रीकल्चर और ग्रोथ देख लिया हमने कैसे, टूल्स और इरिगेशन। सिटीज़ की बात करेंगे तो 4 तरीके थे, स्टोरीज, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजी और ट्रैवलर। एंड देन ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, सदर्न इंडिया में गोल्ड, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स का, इन सब का हो रहा था। बात समझ में आ रहा है? यही हमने पूरा देखा। और ये जो ट्रेड हो रहा था इसमें मॉनसून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।